हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अभी हम लोग कोरोना के इस महामारी से बहुत सभी परेशान हैं। तो आशा करते हैं कि इस महामारी से आप सब लोग बहुत सेफ होंगे और सेफ रहिए। और आपके इस सेफ रहने के पीछे इम्पल्स आज एक नया कोर्स लेकर आपके पास आ गया है। इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे 11th से 12th की तरफ मूविंग हैं, उनकी मैं बात करूंगा। 11th मूविंग 12th स्टूडेंट्स के लिए आज से इम्पल्स एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इसमें सबसे पहले माई सेल्फ, मैं अभिषेक शर्मा, 16 ईयर का मेरा अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस है। फर्स्ट 7 ईयर में कोटा के एक रिन्यूड और बहुत टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट, उस जमाने का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कैरियर पॉइंट, उसमें मैंने काम किया। और उसके बाद 5 साल मैंने आईआईटी का जो सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वाइब्रेंट एकेडमी, जो कि टॉप 10 में हर साल 1-2 डिजिट में, मैंने सिंगल डिजिट में रैंक देने वाला इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन, उसमें मैंने काम किया। और आज मैं इम्पल्स में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो आज मैं पहले तो इस कोर्स में कौन कौन से टीचर्स और कोटा के बहुत रिन्यूड इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए टीचर्स जो आपको टीचिंग देंगे, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर का परिचय देता हूं। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, महावीर हुड्डा सर, जो कि 6 टाइम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है केमिस्ट्री में ही। माई सेल्फ, मैंने आपको बता दिया कि मैं अभिषेक शर्मा, राइट। मेरे साथ मेरे कलीग हैं, कोरोना के कुछ कारणों के कारण वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, जीटीएस सर, जो मेरे साथ केमिस्ट्री में आपका सहयोग करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो आपको सारी बातें बिल्कुल टॉप लेवल पर समझाएंगे, राइट। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा हमारे फिजिक्स के बहुत शानदार टीचर विजय सिंह सर का, जो कि खुद आईआईटी बीएचयू से पास आउट हैं। वो आपको फिजिक्स में गाइड करेंगे। साथ में इनके साथ हैं पुष्पेंद्र सिंह, जो कि एचबीडीआई कानपुर के पास आउट है, जो कि यूपी का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है स्टेट का, उसमें उन्होंने वहां से बीटेक किया है। ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिर मैं बात करता हूं अपनी बायो की टीम का, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट टीम है। उस बायो की सुपर डुपर हिट टीम की लीडिंग करते हैं डीके पांडे सर, जो कि अपने आप में एक जुनून बंदा है, जो कि बहुत लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जुड़ेगा। दूसरा है हमारे बॉटनी वाले सर, शैलेश शुक्ला सर। और ये दोनों बंदे, जो पांडे सर एंड शुक्ला सर, ये आकाश इंस्टीट्यूशन में इन्होंने लॉन्ग टाइम काम किया है और उसके बाद इम्पल्स के इस परिवार के साथ वो जुड़े हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ वो टीम जुड़ रही है जिस टीम को लेने के लिए बोलते हैं ना, हाथ पसार के लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर मैं बात करूंगा सूरज सर की। ये ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और खुद इन्होंने नीट क्वालिफाई किया हुआ है और साथ में यंग एनर्जेटिक हैं और ये भी आपको बायो में आपकी मदद करेंगे। तो आज जो आपके 3 लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें से पहला लेक्चर मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करने वाला हूं, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। और दूसरे उसके बाद आपका आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा विजय सिंह सर का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। और थर्ड नंबर पर सूरज सर अपनी बात रखेंगे। फिर धीरे धीरे करके सभी टीचर्स आपके पास इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और आपको वो प्रिपरेशन देगा जो सीकर में बहुत टॉप लेवल की होगी। तो आज हम अपना श्री गणेश शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये हमारा चैप्टर है, या इसी को हम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। सबसे पहले हमारी लाइन बोर्ड पर जो दिख रही है आपको, वो लिखा है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो the compounds which were derived from living organism were called as organic compounds, while those from non-living matter were named as inorganic compounds, right? यानी जो compounds
डिराइव्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बात जो साइंटिस्ट ने बोली, वो बर्जेलियस थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स बाय लॉज डिफरेंट फ्रॉम दोज गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। बट सबसे पहला साइंटिस्ट जिसको मैं अंडरलाइन यहां करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, सबसे पहला साइंटिस्ट है हमारा वोलर। क्या नाम है इसका? वोलर। इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अमोनियम साइनेट के रूप में, जो बोर्ड पर आपके सामने यहां लिखा हुआ है, इसको हीट करके इन एब्सेंस ऑफ एयर यूरिया में कन्वर्ट किया। ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। यहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात स्टार्ट हुई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन रोल किस एलिमेंट का था? तो मेन रोल कार्बन का था। क्यों? अरे भाई, कार्बन की जो चेन है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन है। क्या है भाई कैटिनेशन? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैटिनेशन क्या चीज है। तो देखिए, कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी एक ही एलिमेंट जब बार बार रिपीट होता है तो उससे जो चेन बनती है वो आपका कैटिनेशन है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कार्बन ही आपका इतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बना गया? इसका मतलब है कि उसमें स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन है। कैसा कैटिनेशन है? स्ट्रॉन्ग। अब बात आई कि आपको कैसे पता कि कार्बन में स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन है? एलिमेंट्स तो इतने सारे हैं। अरे भाई, हमको पता है कि कैटिनेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, राइट। अब आप ये बात, चूंकि आप 12th में हैं, टारगेट के स्टूडेंट्स हैं या रिपीटर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो हमको आज से लाइव सुनेंगे, बहुत मजेदार केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप भी अच्छे से जानते हैं। इंजॉइंग केमिस्ट्री है, कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, एक के बाद एक हर चीज उसमें जुड़ती हुई आती है। तो फर्स्ट ऑफ डेट से लास्ट ऑफ डेट तक जो मुझसे जुड़ेगा वो ये नहीं कहेगा कि नीट के 15 क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक के आते हैं वो सर मात्र 3 से 4 मिनट में आपकी मदद से हो गए, तब मजा आएगा। तो इसीलिए एक एक बात को सुनते हुए आगे बढ़ना है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे मैंने कार्बन और कार्बन ले लिया, मैंने सिलिकॉन और सिलिकॉन ले लिया। अब कैटिनेशन कार्बन में भी है, कैटिनेशन सिलिकॉन में भी है, लेकिन हमने बोला स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर बन रहा है? सीसी में। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे ऐसे पता कि ये कार्बन इज द मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड और सेकेंड पीरियड के बीच बना सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ थर्ड और थर्ड पीरियड के बीच बना सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाती है, इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिस्पेक्ट ऑफ SiSi, क्योंकि वो थर्ड और थर्ड पीरियड के बीच बना बॉन्ड है, राइट। तो इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि कार्बन का ही खेला होने वाला है। अब ये कार्बन का जो खेला होने वाला है ना, ये ही सबसे इंटरेस्टिंग है। तो राइट, तो चलते हैं, हम अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाते हैं और बोर्ड पर आते हैं, करेक्ट है। तो आइए, अब देखिए बोर्ड पर, यहीं से हमने अपनी बात स्टार्ट कर दी। ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कार्बन से बात हुई और वहीं आगे बढ़ गई। तो देखो, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है कि हाइड्रोकार्बन जो है आपके, ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी बात इस हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव पर आके अटक गई, राइट। अब हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है
कार्बन प्लस हाइड्रोजन, करेक्ट, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, राइट। तो सर डेरिवेटिव क्या है, तो आइए डेरिवेटिव की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम बाय अदर एटम और ग्रुप, यानी यदि मैं कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे तो हमने बोला हाइड्रोकार्बन, यानी यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं RH, बिल्कुल R और H, यानी R का मतलब क्या है, R का मतलब है एल्काइल, क्या है, एल्काइल, और एल्काइल को आप 10th से सीखते हुए आ रहे हैं, और यहां बैठा जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहा है वो एल्काइल का मतलब बहुत अच्छे से जानता है कि सिंगल बॉन्ड CH3 उसे मेथिल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड C2H5 उसे एथिल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड C3H7 उसे प्रोपिल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड C4H9 उसे ब्यूटिल कहते हैं। फिर हम उनको कई सारे और तरीकों में चेंज करते हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उससे एक हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, यहां देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम बाय अदर एटम और ग्रुप, यानी -H हटाओ, इसको यहां लाते हैं, -H हटाओ और प्लस कोई ग्रुप ऐड कर जाओ और यहां पर बना जाओ क्या, Rg, यानी इसका मतलब है कि ये जो बन के तैयार हुआ Rg, ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। तो अब यहां से एक नई बात स्टार्ट हो गई, नई बात क्या स्टार्ट हो गई, नई बात स्टार्ट होगी कि सर सबसे पहले तो G बताइए क्या है, बिल्कुल सबसे पहले G यानी ग्रुप, ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्रुप पर स्टडी करना होगा, बिल्कुल। तो हमारी बात यहां से आगे बढ़ती है और हम बढ़िया सा एक हेडिंग लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने फोन पर कि बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड हैं, बहुत मजा आ रहा है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पीयूष, हिंदी में मैं बोलूँगा, बिल्कुल साहब, हिंदी में भी मैं बोलता हुआ चलूँगा और इंग्लिश में, दोनों में मैं वर्ड यूज़ करूँगा। देखिए क्या होता है कि जब ऑनलाइन का इस तरह का जो लेक्चर होता है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखें, मोस्टली हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि ड्यूल लैंग्वेज में चलता है ना। तो मैं उस बात को भी आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा, राइट। आप मुझे ध्यान से सुने और फंक्शनल ग्रुप को आप देखने का कोशिश करें। अमनदीप, है ना, इंग्लिश में हम चीज़ों को बता ही रहे हैं आपको, है ना। सरोज देवी कौन सी स्कूल से हो, तो ये इम्पल्स है, इम्पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट है। ये आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये सीकर का एक रिन्यूड इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हमने अपनी सारी फैकल्टीज़ के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट होने के समय बताया। तो एक से एक शानदार फैकल्टी मेंबर्स हैं, ज़्यादातर सभी एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से हैं और आप यदि मेरे से जुड़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, राइट। तो थैंक यू। किसी ने बाला सर भी लिखा हुआ है और विजय, थैंक यू। आवाज़ वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो भाई, वॉल्यूम में कहीं बच्चे बोल रहे हैं कुछ वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाइए। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप पर बात करते हैं। बीच बीच में मैं देखता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। पहले मैं बात फंक्शनल ग्रुप की करता हूं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप को हम शॉर्ट में FG लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? FG। तो इसका मतलब मैं कहीं पर भी FG लिखूंगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, राइट। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं तो मैं एक एक करके 1 बाय 1 एक एक फंक्शनल ग्रुप को लिखता हुआ चलूंगा। 1 नंबर पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है COOH। इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं C=OH, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है। अब इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका
वो आपका दूसरे नंबर पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो है आपका SO3H। SO3H को हम इस तरह से आपको लिखेंगे OH। यहाँ पर इस ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप मेरे से कनेक्ट होते जाएंगे डे बाय डे और चीज़ें बिल्कुल एक धीरे धीरे एनसीईआरटी को फोकस करते हुए और नीट के स्टैंडर्ड्स के साथ साथ एम्स को भी टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगी। आपका ध्यान बस बोर्ड पे रहे। पहले 1-2 दिनों में आपको बेसिक्स का मैं रीडिंग करवाऊंगा और फिर धीरे धीरे करके इनको कनेक्ट करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अब आइए, अब हम अगली बात अगला ग्रुप पे चलते हैं। तो अगला ग्रुप हमारा आ गया आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप को हम और ऐसे करके भी लिख सकते हैं CO, इसका होल ट्वाइस O, इसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, राइट। इसके बाद अगला जो है आपका ग्रुप नंबर 4 आ गया। ये ग्रुप आपका एस्टर है, COOR, इसको हम COOR लिख सकते हैं। सर R की जगह PH लिख दें, चलेगा? PH मतलब फेनिल, फेनिल मतलब C6H5, यानी कार्बन हाइड्रोजन रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अच्छा सर, जो आप ये ग्रुप लगा रहे हैं क्या ये IUPAC, यानी चूंकि आपने जब हमें दिखाई थी अपनी स्लाइड्स, जब आपने स्टार्ट किया था तो वहां पर IUPAC लिखा हुआ था। तो IUPAC का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग। मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग में ग्रुप का अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो सर वो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी लिखना है ना? वो प्रायोरिटी ऑर्डर हम समय पर बताएंगे, अभी नहीं। जब हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे तब बताएंगे। अभी तो हम क्लासिफिकेशन में काम करेंगे 1 और 2 और 3 लेक्चर्स, राइट। तो ये कोई ऑर्डर में नहीं है प्रायोरिटी के, ये जैसे जैसे मेरे को ध्यान आता जा रहा है मैं उन ग्रुप्स को आपके सामने लिखता जा रहा हूं, करेक्ट है। और आपको भी उसी तरह से दिमाग में बैठाना है कि सिंगल बॉन्ड COOH है या इस तरह से ग्रुप लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कोई SO3H है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? सल्फोनिक एसिड। यदि कोई COO है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एनहाइड्राइड। COOR है या COOR है तो उससे क्या बोलेंगे अपन? एस्टर, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर पर हमारा अगला ग्रुप आ गया CONH2। बिल्कुल क्लासरूम की तरह चल रहा है काम, ऐसे ही क्लासरूम में हम लोग चलते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है? एमाइड। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में आपका कौन है? COX। COX को अपन क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसके बाद 7th नंबर आ गया। 7 नंबर में आपके पास क्या है? C�BN, क्या इसको बोलते हैं? साइनाइड, ठीक है। 8th नंबर में आपका आता है N। देखो ध्यान से देखना, ये अच्छा ग्रुप है। NC, बहुत ध्यान से देखो। NC नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है। कार्बन के वैलेंस सेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 में से 2 शेयरिंग में गए, नाइट्रोजन के 2 रिमेनिंग है। इसका मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही बच गए। देखिए 5 होते हैं, 5 में से 1 इधर शेयरिंग में, 2 इधर, एक ये लोन पेयर बच गया। तो ये लोन पेयर हमको कोऑर्डिनेट करेगा, यानी इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। अब ये बैक बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। और ये जो आपका बैक बॉन्ड बन के तैयार हो गया यहाँ पर, ये आपका C है, NC, और इसी को हम सॉल्ट में ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड NC, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसको ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, ठीक है। 9 नंबर में C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O आता है। अब ये जो है यहाँ R है, R भी हो सकता है। हमने भी थोड़ी देर पहले बोला कि हम PH भी लिख सकते हैं या हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, राइट। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? तो इस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। अब आता है 10 नंबर का ग्रुप। 10 नंबर का ग्रुप है, उसमें भी C डबल बॉन्ड O इसी तरह से रहता है, बट वहां पर दोनों टर्म R होंगे या दोनों टर्म PH होंगे या कार्बन रिलेटेड कुछ भी होगा, है ना। कुछ भी कार्बन रिलेटेड होगा, यहाँ कार्बन होना चाहिए, कुल मिला के दोनों जगह कार्बन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे, राइट। मैं चाहता तो मैं इसका एक आपको स्लाइस बना के बढ़िया सा यहाँ पर एक डिस्प्ले कर देता और दिखा देता, मजा नहीं आता। क्यों? जब तक आप कोई चीज को लिखते नहीं है तब तक उस चीज का रिदम नहीं आता है। ध्यान रखिए, खेल ही है ना, हमने बोला ना एक खेला है, और ये खेला जो खेलेगा वो ही जीतेगा। और उसके लिए प्रैक्टिस किससे होती है? हाथ से।
आपको लिखना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि हम ऐसे रीडिंग कर लें, बहुत सारे लोग ऐसे करते हो, मैंने देखा है, घर में भी मैंने देखा है कि क्या करते हैं आपका वीडियो आ रहा है तो आप उस वीडियो को वीडियो चल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं। अरे भाई, यदि ये सुनने से दिमाग के अंदर सेट हो जाता तो फिर क्या कहना था, अरे भाई आप सुनिए, मैंने बुरा नहीं कहा कि आप नहीं सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन सुनने के साथ उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जब आप सुनने के साथ नोट्स बनाएंगे तभी आपको सब्जेक्ट परफेक्टली समझ में आएगा। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ग्रुप नंबर 11 के बाद हम 10 नंबर से 11 नंबर की तरफ आ गए हैं। अब हम OH को ले रहे हैं। OH, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एल्कोहल बोलते हैं। अब देखना यहीं पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है 12 नंबर में, बहुत ध्यान से देखना। C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, और ये डबल बॉन्ड माने इसको क्या बोलते हैं हम, इन तुमको 10th में याद हो, एल्कीन, और OH को भी तुमने 10th में पढ़ा है, ऑल, और दोनों को मिला दे तो क्या हो गया, इनॉल। इसका मतलब ये जो 12 नंबर वाला ग्रुप है वो इनॉल है। ठीक है, तो यार यदि मान लो सर एक एग्जाम्पल की बात करें और मैं एक एग्जाम्पल में आपको ऐसा कहूं कि एक ये बेंजीन है जो हमने 10th में पढ़ी थी, इसके ऊपर एक CH2 सिंगल बॉन्ड OH लिख दें आप, और एक बेंजीन के साथ आप डायरेक्ट OH लिख दें, तो भाई ये दोनों एल्कोहल नहीं है क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। ये जो OH है ये जिस कार्बन पर आ रहा है वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको कैसे पता? अरे सर कैसे नहीं पता, एक कार्बन, इससे देखिए 2 हाइड्रोजन यहां लिखे, यहां पर एक OH है, और ये बेंजीन आपका यहां पर ऐसे करके लगा हुआ है। अब देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा होने के बाद इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपने आप क्या बनेगा, sp3। इतना आपको आइडिया है, और आपको यह आइडिया होना भी चाहिए कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। राइट, इसी तरह से आपने 10th में पढ़ा होगा। इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा ओपन करके, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 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 और सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। अब आपको इस जगह का H ये हटाना है, यहाँ का जब आप H हटाओगे तो आपको ये देखिए धीरे से हमने H को हटा दिया, देखिए आपके सामने, और यहाँ पर हमने OH लगा दिया। अब देखिए सिग्मा 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 पाई, यानी इस कार्बन के सराउंड 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल के आया sp2। इसका मतलब यदि एक कार्बन या किसी भी एटम के सराउंड 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर है तब भी sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है तब भी sp3। केवल मैं रिकैप कर रहा हूं, वैसे तो आपको ये बात आनी चाहिए थी, बट मेरा काम है एक एक बात को बताते हुए आगे की तरफ बढ़ना। अब यदि आपके पास 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यदि आपके पास 2 सिग्मा एक लोन पेयर है तब भी वो sp2 है, और केवल 2 सिग्मा है यानी 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप समझते हैं, तो 2 सिग्मा है तो इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो ये क्या बात यहां निकल के आ रही है, यहां बात ये निकल के आ रही है कि यदि OH sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है तब तो ये एल्कोहल है। करेक्ट, और यदि ये sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो फिर ये क्या है, इनॉल है। अब मेरी बात सुनिएगा, बोथ आर मर कौन, एल्कोहल और इनॉल, बोथ आर कंसीडर एज डिफरेंट एफजी, हम इनको कंसीडर करते हैं डिफरेंट एफजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12, इसके बाद हमारी बात आती है 13 नंबर वाले कंपाउंड्स पर। 13 नंबर में हमारी बात आ गई एमीन पर, RNS2। अब यहां पर RNS2 है तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। ध्यान से देखना, यदि मैं यहां पर 14 नंबर में आऊं तो हम इसको बोलेंगे RNHR, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अब 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले N से 1 कार्बन जुड़ा था, अब यहाँ N से 2 कार्बन जुड़ गए तो 2 डिग्री। अब आगे में 15 नंबर, जहां पर N से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये कितना डिग्री एमीन हुआ, 3 डिग्री एमीन। अब देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, इन तीनों के जब केमिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस हुआ, राइट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसको रिलेट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को, राइट। जो भी पॉइंट कॉपी में तुरंत मेंशन हो जाए, जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं,
आप उसको ध्यान से कॉपी में बढ़िया से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तब मजा आएगा। तो हमने बोला कि ये तीनों का जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया केमिकल। तो इसका मतलब फिर यदि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया तो इसका मतलब इसे किस में कंसीडर करना चाहिए, तो इसे कंसीडर एज डिफरेंट एफजी, यानी इसे हम अलग अलग ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे। डिफरेंट एफजी का मतलब ये हुआ कंसीडर एज डिफरेंट एफजी, करेक्ट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये मीन कंसीडर एज डिफरेंट एफजी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में हम बात आ गई हमारे अगले ग्रुप की, ईथर। 17 नंबर SH, इसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल, यानी एल्कोहल और थायो एल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो देखो एल्कोहल OH था, O हटाओ S लगाओ थायो, तो सर 18 नंबर में यदि आप ऐसे S लिख दो तो उसको क्या बोलेंगे, थायो ईथर। अरे एक ही बात है इसका मतलब, बिल्कुल। O मतलब ईथर तो S मतलब थायो ईथर, OH माने एल्कोहल तो SH माने थायो एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में जब हम लोग आ गए तो यही ईथर है, लेकिन ईथर को यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इपॉक्सी। क्या बोलेंगे, इपॉक्सी, यानी इस तरह की कोई रिंग बन गई तो उसे इपॉक्सी बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल साफ। 20 में आप आ गए, आपने NO2 लिख दिया तो इसे आप क्या बोलोगे, नाइट्रो, राइट। और यदि आपने एक एक चीज को ध्यान से देखते चलो, 21 में हम NO आ गए, N डबल बॉन्ड O, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, करेक्ट है। इसके बाद आ गया आपका 22 में आपके आ गए X का मतलब ये कौन है, ये सारे के सारे हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स में कौन कौन आता है, तो हैलाइड्स में आपका फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आपका आयोडीन। इसका मतलब ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। और जब इसे एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो चलेगा। ये हम पहुंच गए 22। और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट और लास्ट नंबर पर। इसके अलावा बहुत सारी छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते। जो यूजफुल चीजें थी वो सब बोर्ड पे आ चुकी हैं। 23 के अंदर हमारी बात होती है एल्कीन और एल्काइन में। ये हम बिल्कुल लास्ट में क्यों लाते हैं, ये हम लास्ट में इसलिए लाते हैं क्योंकि एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो C डबल बॉन्ड C, अपन इसको बोलते हैं, वो एल्काइन अपन किसको बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, राइट। एक डबल बॉन्ड में आपको पता है 1 पाई 1 सिग्मा होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। तो यदि मैं इस कार्बन पर पूछूं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, या हिंदी में बात करें कौन सा संकरण है, तो भाई इस जगह पर संकरण कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, और यहाँ पर भी कौन सा sp2, क्योंकि इसके सराउंड 3 सिग्मा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, इसी तरह यहाँ कौन सा है, sp, क्योंकि इसके सराउंड 2 सिग्मा है, 2 पाई है। पाई को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते, राइट ना। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बेंजाइन है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि बेंजाइन के अंदर एक पाई बॉन्ड जो बनता है ना वो हाइब्रिड में बनता है। बाकी जगहों पर हम नीट के अपने सिलेबस की यदि बात करें एनसीईआरटी और उसके सराउंड, तो हम कहीं पर भी कोई बात नहीं करेंगे, हम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को सिग्मा के अराउंड ही लेकर चलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्रुप है इनको हम ग्रुप तो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि यदि ये कहीं आ गए तो हम इन्हें ग्रुप के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे, परंतु इनको हम क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू या रियल एफजी, यानी इसको हम नॉट ट्रू और रियल एफजी कहते हैं। यानी ये ट्रू या रियल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसके पहले ऐसी बात आपने क्यों नहीं लिखी, इसके पहले सारे ट्रू फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ऐसा क्या कारण है, करेंगे बात, अभी नहीं कर सकते क्योंकि रिलेट किससे होती सारी बातें, केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो जब कोई चीज रिलेट होगी ना उसी समय हम उसको समझा पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल बेसिक्स है। हम क्या बोल रहे हैं, अभी कोई भी चीज का स्टार्ट करते हैं, हम श्री गणेश करते हैं तो पहले उसका नामकरण करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसमें हम पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं, और फिर उसमें जब एक मैकेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है तब हम कोई बात अच्छे से समझ पाते हैं। करेक्ट है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पर ले चलते हैं, एक पॉइंट पर देखिएगा ध्यान से। ये देखिए यहां कैटिनेशन से हम अपनी बात अब इस जगह पर आने वाले हैं, यहां पर हमारी बात इस जगह पर आने वाली है होमोलोगस सीरीज पर।
अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं कुछ एक बार रिकैप करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट हो रही है, करेक्ट? क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में हमें क्लासिफिकेशन से होते हुए नॉमेनक्लेचर की तरफ जाना है। नॉमेनक्लेचर में जो हमसे नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो है राइट डाउन द नेम ऑफ IUPAC, राइट ना? और IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिससे हम मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग बोलते हैं। और वो बातें जब हमें समझनी होंगी तब हमको उससे पहले क्लासिफिकेशन ढंग से आना चाहिए, राइट? तो अपनी बात शुरू हुई वोलर के अमोनियम साइनेट के उस एग्जाम्पल से, जिसको इन अब्सेंस ऑफ एयर उसने क्या किया, हीट करके यूरिया में कन्वर्ट किया। वहां से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई, ऐसा नहीं कि उससे पहले बात नहीं हुई, उसके पहले भी कई डिस्कवरीज हुई, उसके बाद में भी हुई, लेकिन वोलर का नाम ज्यादा प्रमुखता से आगे रखा गया। अब एक कार्बन की कहानी से पूरी कहानी स्टार्ट हो गई। अब उस कार्बन की कहानी से इतनी बड़ी कहानी क्यों बनी, वो स्टोरी क्यों बन के रेडी हुई, उसके लिए बात किसकी थी? कैटिनेशन की। क्या है कैटिनेशन? अभी थोड़ी देर पहले समझाया, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यानी कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो ऐसा कार्बन में क्या था जिसका कैटिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो भाई कार्बन के बीच बना सिग्मा बॉन्ड सेकेंड और सेकेंड पीरियड के बीच में बना सिग्मा बॉन्ड है, राइट? तो इसका मतलब है कि उसका कैटिनेशन उसके अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स, जैसे कार्बन के नीचे ग्रुप में कौन आता है? सिलिकॉन, है ना? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना? जैसे कार्बन मतलब कार्तिक है, सिलिकॉन मतलब कार्तिक, शिव मतलब SI, गणेश GE, संग SN, पार्वती यानी PV, पूरा शिव जी का परिवार आ गया। तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, तो ये जो पूरा ग्रुप है, परिवार है, इस परिवार का ये जो सदस्य है पहले नंबर वाला जिसे हम कार्बन कहते हैं, उसमें 2 और 2 के बीच बने सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसके बीच में स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन पाया गया। तो सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है ना? हम लोग लाइव चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, और बीच बीच में हम आपका ये भी देखते रहते हैं कि काफ़ी सारे लोग, नितिन इन्होंने सुपर लिखा, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। और बहुत सारे लोग भी ऐसे लिख रहे हैं, अब वेरी नाइस टीचिंग कोई बोल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। कंसीडर्स डिफरेंट एफजी, बिल्कुल पंकज ने इसका जवाब दिया है, कंसीडर्स डिफरेंट एफजी, बिल्कुल जैसे हमने अभी पीछे समझाया था कीटो और इनॉल, तो कीटो और इनॉल के लिए उसने जवाब दिया कंसीडर्स डिफरेंट एफजी, बिल्कुल पंकज, बिल्कुल राइट, है ना? और कई लोग ने और भी बातें बोली हैं। सर सबको बहुत बहुत थैंक यू, जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश करिए कि आप लोग तेजी के साथ इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हमारे इस इम्पल्स के इस प्रोग्राम को जो हमने आज अपना कोर्स ये लॉन्च किया है, लाइव एकदम लॉन्च किया है, उसका आप प्रमोशन करिए। और मैं चाहता भी हूं कि आप सब लोग एक दूसरे को बताएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स आज स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम 12th से बात अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो 11th मूविंग 12th हैं, या जो टारगेट में हैं, या जो रिपीटर्स में हैं, और जिन्हें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वो हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पल्स उस पर गूगल पर जाके, गूगल के प्ले स्टोर पर जाके इम्पल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको कोई भी ऐसी बात जो पसंद ना आए तो वो मुझे मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं, राइट ना? तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपका एक ग्रुप देख लिया, तो मेरे मन में सर एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है यार? मेरे मन में क्वेश्चन सर ये आ रहा है कि कार्बन से तो छोटा साइज नाइट्रोजन का है। बिल्कुल, हमने तो 11th में पढ़ा था, और आपने मुझे पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण जो साइज है, आकार है, वो डिक्रीज होता है। बिल्कुल साहब, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का साइज कार्बन के साइज से, जो नाइट्रोजन का साइज है, सॉरी, वो कार्बन के साइज से क्या है? छोटा है। तो फिर यहां का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि ये इसका कैटिनेशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल, इसका जवाब ले लीजिए तुरंत। यहां नाइट्रोजन पर आपको अच्छे से पता है कि लोन पेयर है, और इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो तुमको पता है लोन पेयर है, और वो भी कौन से पीरियड के एलिमेंट में?
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जिसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसका मतलब लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा है, और ज्यादा जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तो इनके बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होती है। जैसे स्प्रिंग नहीं देखते हो आप, स्प्रिंग खींचते हो तो ऐसे खींचती ना, ऐसे ये बॉन्ड भी स्ट्रेच करते हैं। तो इसका मतलब है बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होने की वजह से इनकी जो एक्सपेरिमेंटल रेडियस है वो इनकी थ्योरेटिकल रेडियस से बढ़ जाती है, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इसके रिस्पेक्ट में वीक पाया जाता है। इसका मतलब इसका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे भी क्या है, ज्यादा है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई। इसलिए ऑर्गेनिक का बोलते ना, इसलिए ऑर्गेनिक में ये कार्बन का खेला है, करेक्ट है ना। और यही से हमने अपनी बात आपको बढ़ाई थी। अब उसके बाद हम आ गए थे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो क्या थी कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पर बात करी। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरे एटम के माध्यम से या किसी ग्रुप के माध्यम से कोई नया कंपाउंड बनाते हैं तो वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरा वाला एटम था, जो ग्रुप था, जिसको हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके आपने लगाया था, वो सब क्या थे? तो वो सब एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ गए, जो हमने बोर्ड पर थोड़ी देर पहले देखे 23 फंक्शनल ग्रुप, जिनमें से 2 हमने नॉट ट्रू फंक्शनल ग्रुप के रूप में बोले। और शायद अब नॉट ट्रू की बात समझ में भी आ रही होगी कि उसको आपको डबल बॉन्ड को आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे एच को हटा के इस तरह से, ठीक है ना। तो वो भी बात हमने कहा था एक समय आने पर, तय समय सीमा पर समझा देंगे कि क्या है उस नॉट ट्रू और रियल का मीनिंग, राइट। फिर अब बात यहीं वापस आ गई और हम आ गए अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट होमोलोगस सीरीज पर। पढ़ते हैं पहले इसका डेफिनेशन, और फिर तुमको जितनी बातें अभी बताई थी उनसे उसको कनेक्ट करते हुए देखो कैसे आगे लेके चलते हैं हम आपको। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज may be defined as a series of similarly constituted compound। यानी ये क्या कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुन लें जो अभी हमको लिख भी रहे थे। होमोलोगस सीरीज यानी होमोलोगस को हिंदी में समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात कहते हैं। तो जो ये समजात है, ये होमोलोगस सीरीज है, उसको हम डिफाइन करते हैं सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से। यानी एक तरीके, जैसे मेथेन है तो एथेन आ गया, एथेन है तो प्रोपेन आ गया, प्रोपेन है तो ब्यूटेन आ गया। तो इसका मतलब सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं ये, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। फिर बात आई इन विच द मेंबर्स पजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो, इसलिए हमने यहां सिखाया था तुमको फंक्शनल ग्रुप, यानी यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, यदि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो हमने थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखिए, सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात आ गई। एंड हैव ए रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो ना? रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब इन्होंने बोला कि जैसे मेथेन है, फिर एथेन है, फिर प्रोपेन है, हर मेथेन के बाद एथेन में 2 आपने CH2 का डिफरेंस किया, फिर एथेन से प्रोपेन में गए, फिर CH2 का डिफरेंस किया। इसका मतलब है कि आपका मास नंबर लगातार बढ़ रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं और छोटे से ही बात सीखते हुए आ रहे हैं कि यदि मास नंबर बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स में यदि चेंज आएगा तो उनके अंदर चेंज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिखाई पड़ेगा, एज ए मेल्टिंग पॉइंट, एज ए बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये भी बात हम करेंगे, और वैसे केमिकल बॉन्डिंग में ये बातें हमने सिखाई हैं, बट फिर भी हम यहां पर प्रॉपर, हमने क्या बोला, हमने भले कुछ भी सिखाया हो लेकिन हम हर चीज को बिल्कुल एक एक बात को प्रॉपर कनेक्ट करके चलेंगे। आप यदि पीछे की बात सारी भी भूल गए होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब हम एक एक करके आपको सिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है द 2 consecutive members differ in their molecular formula by 1 CH2 group। आप 1 CH2 ग्रुप बोल लो, या कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 मिला के कितना हो गया? 14। तो आप या तो 14 का डिफरेंस बोल लो। अब ये 1 CH2 का मतलब ये नहीं है कि एक ही CH2 का डिफरेंस, ये डिफरेंस मल्टीपल में भी हो सकता है। 14 हो सकता है, इंटू 2 कर दें तो 28 भी हो सकता है, फिर इंटू 3 कर दें तो आपका 42 भी हो सकता है।
तो ये डिफरेंस मल्टीपल में भी हो सकता है, बट ध्यान रहे सेम क्या रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, राइट। और सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, इसका मतलब सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो यहां मैं जीएफ लिख रहा हूं, यानी जर्नल फार्मूला भी समान रहना चाहिए। अब हम करते हैं इस पर बात और आते हैं हम आपके यहां पर सामने, ये देखिए हम आगे। अब हमारी बात यहीं से शुरू होगी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी हमारी बात हो रही है समजात श्रेणी की, राइट। हमने कंडीशन आपको सिखा दी, अब हम एग्जाम्पल से आपको बात समझाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एल्केन लिया। अब हम जानते हैं कि एल्केन का जर्नल फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, क्यों, हमने 9th और 10th में बहुत अच्छे से बात को पढ़ा है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा कुछ भी ले लें। अब देखो आप, इससे मैं आपको 3 कंपाउंड यहां बनाता हूं। पहला, मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं, जब मैं n का वैल्यू 1 लूंगा तो यहां क्या बनेगा, CH4, राइट। जब मैं n का वैल्यू 2 लूंगा तो यहां क्या बनेगा, C2H6। जब मैं n का वैल्यू 3 लूंगा तो यहां क्या बनेगा, C3H क्या बनेगा 8। और जब मैं n का वैल्यू 4 लूंगा तो क्या बनेगा भाई, 4 यहां करो, 4 2 8 और 2 10 यानी C4H10। यानी इसका मतलब हर एक यहां से यहां के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है। देखो ध्यान से, यहां से यहां के बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है, यहां से यहां के बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है, करेक्ट है। अब आप देखो, एक CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब जर्नल फार्मूला सेम है, तो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से मतलब एक ही जो है सीरीज के सारे कंपाउंड्स हैं और सभी के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब सब एक दूसरे के होमोलोगस है। अच्छा सर एक बात बताइए, कोई हमसे पूछे CH4 C4H10 तो ये भी होमोलोगस है यार, तो इसमें तो 3 CH2 का डिफरेंस है। हमने क्या बोला, एक CH2 का डिफरेंस हो या उसके मल्टीपल का डिफरेंस हो, बस ध्यान रहे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए और CH2 का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात समझाई, जो आपने रिकैप करके भी आप उससे देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हमने एक अगला एग्जांपल लिया, अब बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। मैंने यहां पर एक एग्जांपल में OH लिखा, इसके साथ हमने यहां CH3 लिया, यहां पर हमने OH के साथ C2H5 लिया और यहां हमने O के साथ C2H5 लिया, राइट है। तो भाई ये A है, सॉरी A B और ये C। हमने बोला कि आपको रिलेशन बताने हैं किसके बीच में, पेयर A एंड B, पेयर A एंड B के बीच में एक रिलेशन बताना है, फिर A और C के बीच में एक रिलेशन बताना है, फिर B और C के बीच में भी एक रिलेशन बताना है। यानी आपको तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, करेक्ट है। तो आपने सबसे पहले A B देखा, आपने देखा कि OH sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया था। मैंने कहा था ये कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, हम आपको एक एक लाइन के साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। यदि हमने कोई भी कनेक्टिंग पॉइंट ब्रेक किया तो मैं आगे आगे फंस जाऊंगा, करेक्ट। तो मैंने यहां बोला कि कार्बन sp2 है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ये भी कार्बन आपका sp2 है ना। अब देखिए, ये कार्बन sp2 है, इस पे OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये OH इनॉल है, एल्कोहल नहीं है, करेक्ट। अब आप देखो, इसमें CH3 है और यहां तक आने पर एक CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कौन सी, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, बोथ आर होमोलोगस। यानी इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो होमोलोगस का है, यानी ये एक दूसरे के हिंदी में बोले तो वो समजात है, करेक्ट। अब आप आगे देखिए, एक और मैं डी भी ले रहा हूं और डी के साथ, इस एग्जांपल के साथ हमारी बात आज खत्म होगी। फिर मैं अगले लाइव सेशन में अपनी बात को
यही होमोलोगस सीरीज से आगे बढ़ाऊंगा और आगे तेजी के साथ इसी तरह से इसी फुल एनर्जी के साथ हम आपके साथ रोज लाइव सेशन में आते रहेंगे और आप तेजी के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए और जितने ज्यादा आप लोग जुड़ेंगे हमारा एनर्जी लेवल और बढ़ेगा और हमें भी पूरी ताकत के साथ आपको समझाने में मजा आएगा। अब आ जाइए ए और सी। ए और सी में आप देखो, ए और सी में हम क्रॉस लगा दें, होमोलोगस की बात ही नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप चेंज कर दिया। अच्छा, इसलिए आपने पहले फंक्शनल ग्रुप बताए थे। यस, इसका मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है तो हो ही नहीं सकता ना। अब आ जाओ बीसी। सर बीसी में भी क्रॉस लगा दो। क्यों? क्योंकि यहां भी फंक्शनल ग्रुप बदल गया। अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो आपके सामने कंपाउंड लिखा है डी का एक स्पेशल कंपाउंड, थोड़ा ऐसे लिखते हैं। बोला ठीक है। अब आप बताओ ए और डी के बीच बताओ क्या हो रहा है। अरे भाई, ए में OH sp2 कार्बन पर जुड़ा है और डी में ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। इसका मतलब ये अल्कोहल है और ये इनॉल है। बोथ आर कंसीडर एज डिफरेंट Fg। इसका मतलब यहां भी क्रॉस लगा दो। मुझे लगता क्लियर हो गया होगा बात। पक्का क्लियर है? नहीं, होमोलोगस की बात समझ में आई? नहीं, होमोलोगस का मतलब है कि आपका जनरल फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए और आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए और यदि CS2 का डिफरेंस है वो चाहे मल्टीपल में हो तो भी चलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा एक एग्जांपल और लास्ट आप मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। बोला क्या? बोले ये कि ये OH है और ये आपका CH3 है और ये भी आपका एक OH है और इधर भी आपके पास एक CH3 है। अब बताइए ये होमोलोगस है कि नहीं है? भाई देखो, यहां पर भी OH sp2 पे जुड़ा है, यहां पर भी OH sp2 पे जुड़ा हुआ है, राइट? और इनके बीच में CS2 का डिफरेंस नहीं है। यानी इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। गलत हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कम से कम CS2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। यानी ये भी होमोलोगस का एग्जाम्पल नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ आज हम अपनी बात को खत्म करेंगे। जल्दी से देख लीजिए, ये है CH3 CH2 NH2, राइट? और यहां पर हम लिख रहे हैं CH3 CH NH CH3 और यहां पर हम लिख रहे हैं CH3, ये CH2 है, CH3 CH2 NH और इधर लिख रहे हैं हम CH2 CH3। अब देखो, ये है A, ये है B, ये है C। अब हमने जल्दी से बोला कि पेयर A और B क्या एक दूसरे के होमोलोगस हैं? आपने कहा सर नहीं है। हमने बोला क्यों? क्योंकि सर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये होमोलोगस नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले चूंकि ये समझाया था कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन कंसीडर एज डिफरेंट Fg। इसका मतलब है कि ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, भले इनके बीच में CS2 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ CS2 का डिफरेंस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी ये होमोलोगस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट Fg में कंसीडर होंगे। इसका मतलब अच्छा सर B और C, अभी देख लेते हैं कि पेयर B और C के बीच में क्या रिलेशन है। तो B और C के बीच में जब हमने देखा तो B और C में देखिए ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बराबर। इधर जितना उधर भी इतना, इधर CS2 एक CS2 का इनके बीच में डिफरेंस है। इसका मतलब टिक लगा दो, ये होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है। तो हमें आशा करता हूं कि आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज का ये पहला लाइव सेशन था और काफी धमाकेदार शुरुआत हुई है आज के इस लाइव सेशन की और ऐसे ही इसी तरह से हम ये कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो हमने आज ये कोर्स लॉन्च किया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका प्रमोशन भी करेंगे और अगली क्लास में जब हमारी क्लास अगली होगी तो आप लोग और ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे और अपना जो रिवीजन कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स वो रिवीजन भी कर लें और जिनको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, जो 11th मूविंग 12th हैं या टारगेट या रिपीटर के हैं और जिन्हें रिवीजन चाहिए वो रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग हमसे जुड़े। कहीं कोई कमी